नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या बंगाल में हिंदुओं की कोई कीमत नहीं बची? अगर सेंट्रल फोर्सेस को हटा दिया जाए तो क्या बंगाल में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा? और क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए? ये तमाम सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बंगाल में जो हो रहा है वो सीधा हिंदुओं पर हमला है। खासतौर पर जहां हिंदू आबादी कम है वहां बवाल सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना और मालदा तक हिंसा की आग अब भी धधक रही है। सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन सवाल है आखिर कब तक? क्या हिंदुस्तान में हिंदू बिना सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा के नहीं रह पाएगा? अकेले मुर्शिदाबाद में 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा, जो अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी कैंप्स में रह रहे हैं या फिर कहीं और जा चुके हैं। उनका दर्द यह है कि वक्फ कानून का विरोध तो बहाना है, हिंदू असली निशाना है। क्योंकि बंगाल पर हिंदुओं को चुन चुन कर हमला किया जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा गया, यहां तक कि मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ हुई। ऐसे में जिन हिंदुओं पर यह बीती है, उन्हें दीदी राज में अपनी जिंदगी की कीमत सस्ती लगने लगी है। रास्ता बचा है तो सिर्फ अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहने का। आज बंगाल के इन्हीं धधकते सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं उन हिंदुओं का दर्द जो बंगाल हिंसा के शिकार हुए हैं। जिहादी लोग आए थे, बहुत बड़ा उन लोगों के पास क्या अस्त्र शस्त्र था, ऐसे भुजाली था और बॉम्ब भी था, बॉम्ब मारा था और पेट्रोल बॉम्ब, ये सब अंदर देखिए, सब पेट्रोल बम मारा है और पेट्रोल और अलग से पेट्रोल भी था और वो बिस्तार में देकर पूरा जला दिया। एक 21 साल का, एक 17 साल का लेडीज को उठा कर ले गया है वो लोग। पुलिस जब तक है और फोर्स जब तक है तब तक शांत है। हाँ, जब तक है कभी कुछ काम नहीं होता है। पुलिस के सामने भी तो तोड़ा है ना। लेकर 1 लाख का लेकर भाग गया ज्यादा उसमें कान के नहीं आते तो हम लोग का गला काट कर फेंक देता थी। आ गया तो उसका पूरा फुल प्लानिंग था जो आज पूरा हिंदू को मिटा देंगे। मदरसा में वो पूरा आ गया था, खुद आया था। माइक में अनाउंस भी किया था। हाँ, बोले अभी वो तो बोल रहा था जो घर बाड़ी जितना भी हिंदू का है उसको तोड़ फोड़ दो। 150 घर जला दिया यहाँ पर, जितना भी हिंदू है। बहुत 132 बारी सब जला दिया है, छाई कर दिया है, अब भी आग जल रहा है। तो नेताओं की बात से आज अपने शो की शुरुआत नहीं कर रही हूं। आज उन पीड़ितों के बयान मैंने आपको सुनवाए हैं जो अपने ही घरों से बेघर हो चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं और रिफ्यूजी बनकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करती हूं। खास मेहमान हमारे साथ हैं नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं असीम वकार, प्रवक्ता AIMIM, और आसिफ इकबाल अंसारी, नेता TMC हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क के लिए आप तमाम मेहमानों को मैं दूंगी और शुरुआत में आसिफ जी आप ही से करना चाह रही हूं। 1 मिनट में आप मुझे समझा दीजिए, वक्फ कानून का गुस्सा हिंदुओं को टारगेट करके बंगाल में क्यों निकल रहा है? प्राची जी, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मुझसे शुरुआत की। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल का जो गुस्सा है ये हिंदुओं पे बिल्कुल भी नहीं है। ये गुस्सा जो है ये सरकार के खिलाफ में है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल उन्होंने पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जो बिल पास किया, ये गुस्सा उनके खिलाफ में है। और जब में कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती है, किसी तरीका का एहतजाज होता है, तो इस तरीके के घटना घटती है और जाती तौर से इस घटने का जो है खंडन करते हैं। ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। और मैं बीजेपी को और जो भी पार्टी जो है जो शामिल है इसके, मैं देश का विभाजन जो है ये आप जाति के नाम पे जो कर रहे हैं कि हिंदू सुरक्षा नहीं है या और दूसरी जाति सुरक्षा नहीं है, ये देश को बांटने का काम नहीं करे। आज जो वेस्ट बंगाल में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, 1 मिनट में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर आपको जवाब देना था। ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल तो विपक्ष में बैठे लोग पूछेंगे ना आपसे। सत्ता में आप हैं, आपने सुरक्षित महसूस करवाना है हिंदुओं को। खैर, चर्चा को ओपन करूंगी तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। नाहिद लारी खान जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। वक्फ कानून का विरोध सरकार के लिए है ना? सरकार से सवाल पूछिए ना, सरकार पर दबाव बनाइए ना। ये चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को टारगेट करना, उनके घरों को जलाना, लूटना, ये सब क्यों हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है
कि अगर किसी चीज से, किसी बात से सहमत नहीं तो आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन सबको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से अपील करती हूँ सभी लोग से, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के लोगों में से भी मैं अपील करती हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी बात का विरोध दर्ज करें। देखिए, आप अगर बात करिए बंगाल की, तो वहाँ पंडित ममता दीदी हैं, वो इस घटना के ऊपर पूरी तरह से नजर रखी, और मैं समझ रही हूँ कि निश्चित रूप से जांच भी होगी, और जो लोग भी दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी होंगे या जो जनमानस, जो लोग दोषी होंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश जैसा हाल नहीं है कि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश के लिए कहना पड़ा कि स्थिति भयावह, यहाँ जंगल राज है। अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमानवीय है, यहाँ अवैध काम हो रहा है, बुलडोजर एक्टिविटी अवैध है, अमानवीय। वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की है। निश्चित रूप से ये एक दुखद घटना है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्ण ठीक है नाहिद जी, लेकिन इससे बड़ा क्या हो सकता है कि कोर्ट के दखलंदाजी के बाद सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, हिंदुओं को महसूस करवाया जाए कि ठीक है आपके साथ कोई ना कोई तो है, आप सुरक्षित हैं। तहसीन पूनावाला जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, आप भी 1 मिनट में प्लीज मुझे समझाइएगा, ये विरोध का कौन सा तरीका है जो बंगाल में अपनाया जा रहा है? हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है वक्फ कानून के नाम पर? अजी जी, आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत गलत हो रहा है, किसी भी भारतीय को टारगेट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ये अधिकार है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप अपना विरोधाभास और या विरोध आप प्रस्तुत करें, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, उस कानून को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ बंगाल के अंदर हिंदू भाई बहन को टारगेट करते क्या मिल रहा है? दूसरी ओर भाजपा के माननीय गृह मंत्री से मेरा एक निवेदन है कि आप देख रहे हो क्या हो रहा है। बार बार बंगाल की सरकार कह रही है कि ये लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो क्यों ना हम वहां पर सेंट्रल रूल, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, और नहीं लगा सकते इमीडिएटली तो क्यों गवर्नर जाकर वहां कैंप नहीं करते? क्योंकि ये पोलराइजेशन हो रहा है और ये पोलराइजेशन देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब प्रदीप भंडारी जी, अपनी बात तो समाप्त कर दी 1 मिनट से पहले ही तहसीन पूनावाला जी ने, लेकिन प्रदीप भंडारी जी आप भी मुझे 1 मिनट में बताइए ना, समझाइए, भरोसा दिलाइए बंगाल के लोगों को और इस देश के लोगों को, हिंदुओं की रक्षा बंगाल में कौन करेगा? वो दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अपने घरों को छोड़कर वो रिफ्यूजी क्यों बने हुए हैं? प्राची जी, पहला बोशाख के दिन पे ममता बनर्जी को आज बंगाल को जवाब देना चाहिए और देश को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ममता बनर्जी द्वारा है। ममता बनर्जी के मंत्री ने अप्रैल 11 को कहा था, सिद्दीकुल्ला चौधरी ने, कि पहले हम बाजू कलकत्ता के आसपास के जिलों को ऑक्यूपाई करेंगे और फिर धीरे धीरे जाकर कलकत्ता में हम आएंगे। याद करिए, मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, और उसके बाद जाकर ये मालदा में पहुंचा जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, अब जाके ये साउथ 24 परगना के भनगर एरिया के अंदर पहुंच चुका है जहां मुसलमान 35% है। तो ये एरियाज चुने जा रहे हैं जहां पे हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, उन जिलों के अंदर या हिंदू मुसलमान की आबादी 35% है। अभी तक ममता बनर्जी की सरकार ने आग लगा दी और आग लगाने के बाद देखती गई आग लग गई, 500 हिंदुओं का पलायन हो गया और बाद में अब जाकर दिखावा करने के लिए एक सांत्वना है। ठीक है, एक और बात बताऊंगा, 1 मिनट की बात बताइएगा, 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क के लिए था प्रदीप भंडारी जी, मैं डिबेट ओपन करूंगी, ये नहीं फॉर्मेट नहीं है सर, क्योंकि 1 मिनट सबको दे रही हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी, 10 सेकंड क्या 20 सेकंड क्या, आप 1 मिनट ले लीजिएगा, पूरी अपनी बात रख दीजिएगा। असीम वकार जी, 1 मिनट में आप भी मुझे समझाइए सर, ये तरीका क्या है वक्फ कानून के विरोध का? सरकार पे के सामने विरोध दर्ज कराइए ना, प्रदर्शन करिए ना, दबाव बनाइए ना। हिंदुओं को ये चुन चुन के कौन मार रहा है? कौन समझाएगा इन लोगों को कि जो है वो गलत है? देखिए, एक लाइन में बोलूंगा कि बंगाल में जो भी है इसको हिंदू मुसलमान की नजर से क्यों देख रहे हैं आप? ये टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का झगड़ा है। बीजेपी वहां काबिज होना चाहती है और टीएमसी चाहती है कि वो बीजेपी को रोके। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई मकसद है। दूसरी बात, अब इसको डिबेट को आगे बढ़ाइए। ठीक है सर, 30 सेकंड में आपने अपनी बात खत्म कर दी, और ये घर अगर किसी और के होते और हमला करने वाला कोई और होता तो शायद असीम वकार साहब समय समाप्त हो जाता, लेकिन आपकी बात खत्म ना होती। सुब्राष्टा जी, इन तस्वीरों को देखकर सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? हिंदुओं के इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है बंगाल में?
मुझे लगता है कि अभी असीम वकार जी ने कहा कि सिर्फ सियासत की लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि असीम वकार जी को अपने कुछ वॉलंटियर्स को भेजना चाहिए जो हिंदू परिवार वहां से पलायन करके निकल गए और जिनके वापस लौटने का ठिकाना नहीं है, उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये सियासतदानों की लड़ाई है। मतलब हम किस तरीके से अपने देश में अपनी आंखों के सामने जो घटित हो रही है घटनाओं पे, उस पे हम कैसे चुप्पी साध लेते हैं या कैसे उसको एक सियासी रंग दे करके और समस्या को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। क्या हमें मालूम नहीं है कि पिछले 10 से 15 सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम चरमपंथ, ये दोनों एक तरह से दो ध्रुव की तरह वहां की राजनीति पे काबिज हो चुके हैं। ये लड़ाई नहीं है कि कौन सी पार्टी किस पे काबिज होगी, ये इसकी लड़ाई है कि इस जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो चरमपंथी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये वो मुसलमान नहीं है जो भारतीय मुसलमान है, ये वो मुसलमान है जो फेक आईडी कार्ड लेकर के, यानी इसे सिर्फ सियासी चश्मे से नहीं, इसे देखना चाहिए उन तमाम एंगल से जिससे हिंदुओं को बचाया जा सके। अब डिबेट को ओपन कर रही हूं और आसिफ जी अब सवाल का जवाब दीजिएगा और फेयर होकर जवाब दीजिएगा। सीएम आपकी है, बिल्कुल पुलिस आपकी है, थाना आपका है, सरकार आपकी है, तो जिम्मेदार कौन होगा बंगाल की इस हालत को लेकर? प्राची जी, जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो यहाँ पे आज जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको पीस किस तरीके से रिस्टोर किया जाए। ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी टीएमसी सरकार की और ममता बनर्जी की है, और जिसमें बहुत ज्यादा जो है ममता बनर्जी की सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। जिस तरीके से अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि 500 लोग वहां से चले गए, तो मैं उनको डेटा बता देता हूं कि 19 लोग जो यहाँ से पलायन करके मालदा गए थे, विद इन 24 आवर जो है वो अपने घर को लौट आए हैं। जहां पे बीएसएफ ने बहुत अच्छा काम किया है, सेंट्रल फोर्स थे, सीआरएफ के भी जवान थे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी बात है कि ये हिंदू मुसलमान का जो विभाजन है, इस चीज को खास करके मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस तरीके से देश को मत बांटिए। ये झगड़ा सिर्फ एक रॉयड करने वाले लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता है। आसिफ जी आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखा जाए। मैं तो चाहती हूं कि मैं किसी घटना को हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखूं, लेकिन मंदिरों को तोड़ेंगे। सर रुके, मैंने इसीलिए अपने शो की शुरुआत किसी सियासतदान के बयान से नहीं की थी, मैंने पीड़ितों के बयान से शुरुआत की थी, और उनकी एक एक लाइन ये बता रही है कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया गया। आप अंदाजा लगाएंगे किसी के घर में घुसकर कोई पेट्रोल डालकर आग लगा दे तो कैसा लगता है, क्योंकि वो हिंदू है। बहुत ही गलत नंदनीय बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पे एक अगर हिंदू भाई का घर जला है तो उसके बगल में मुसलमान भाई का भी घर जला है। मोहसिन खान बोल के एक लोग है जिनका 3 दुकान जला दिया गया, उसके बगल में रोविदास बोल के है, उनका भी दुकान जला दिया गया। अब ये बात आप बताइए, चाहे जो लड़ने वाले जो लोग हैं या इस तरीके से समाज में, मेरा डेटा नहीं, अपने डेटा पर यकीन कर लीजिए, अगर 19 हिंदू परिवारों ने पलायन किया है तो फेल्योर आपकी सरकार का है या नहीं है? चाहे आप 24 घंटे में उनको वापस लेकर आए। प्राची जी, ये स्पॉन्टेनियस चीज है। कहीं भी राइट, अगर आप देखेंगे संभल में जो राइट हुई है, आपने कितना प्रोग्राम्स किया जहां पे लोगों को मार दिया गया, सरकारी गोली से मर गए, पुलिस की गोली से मर गए। 500 से ज्यादा परिवारों का पलायन करने का डेटा है, और अभी भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं आसिफ जी जो वापस अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। लेकिन शायद आप देखना नहीं चाहते हैं, आप इसे छोटी मोटी घटना, आप इसे यूं ही हो जाने वाले रॉयट्स करार दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर है। उन लोगों के जहन का डर शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग अभी भी अपने घरों में छिपकर रह रहे हैं। आप उनको सुन लेते ना आसिफ जी, तो शायद ये ना कहते कि इस चश्मे से ना देखें, उस चश्मे से ना देखें। प्रदीप भंडारी, आप मेरी बात सुनिए। प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। प्रदीप भंडारी जी, सीएम भी इनका है, सरकार भी इनकी भी है, पुलिस भी इनकी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आप लोगों की है। प्राची जी, ये पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आज ही मैं आपने बताया, खुशबू दास करके मुर्शिदाबाद की हिंदू रहने वाली कहती है कि हमारे घरों को लूट दिया गया और हमें सिर्फ इसीलिए चुन के मारा गया क्योंकि हम हिंदू हैं, और अभी बीएसएफ यहां पे आया इसीलिए हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जिन जिन एरियाज के अंदर सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है कलकत्ता हाईकोर्ट के हिसाब से, वहीं पे हिंदू वापस आए। कलकत्ता पुलिस पे किसी को विश्वास है ही नहीं। और ये बात करते हिंदू मुसलमान, मुझे बताइए प्राची जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 3.84 करोड़ मुसलमान है,
बंगाल में 2.46 करोड़ मुसलमान है, उत्तर प्रदेश में बंगाल से 1 करोड़ ज्यादा मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोई टारगेटेड हिंदुओं पे ऊपर हमला नहीं हो रहा। असम के अंदर 40% 35% मुसलमान है, वहां पे तो हिंदुओं पे हमला नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, यहां पे ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है। ये ना ममता बनर्जी का 2024 का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था जो भी हिंदू भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा वो काफिर है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड 2024 के अंदर बंगाल की मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। काफिर का मतलब क्या होता है और उसका क्या कॉनोटेशन हम सब जानते हैं। ये तो वैसे ही जैसे सोहरावर्दी ने किया था 1946 के अंदर बंगाल के अंदर, ठीक ममता बनर्जी कर रही है। किस जगह की रिकॉर्डिंग है सर? ये किस जगह की रिकॉर्डिंग है? अरे ये आपकी ममता बनर्जी जब आपकी मार्टर डे की जब स्पीच दे रही थी ना अंसारी जी, तब जाके बोला था कि जो बंगाल हिंदू जो है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो काफिर है और उनके ऊपर हमला होगा। ये मैं आपको भेज भी दूंगा जाके, एक नहीं मल्टीपल टाइम बोला हुआ है। और सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड, 15,000 हिंदुओं के खिलाफ इंसिडेंट हुए थे बंगाल में पोस्टल वायलेंस में। हाईकोर्ट ने बोला था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। ना आसिफ जी, यहाँ पर शब्दों को डिफाइन मत करिए, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी को डिफाइन करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल आपसे जो था मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। आसिफ जी रुके, यहाँ शब्दों को डिफाइन मत करिए, यहाँ सिचुएशन को डिफाइन मत करिए, यहाँ ये मत बताइए कि राइट्स थे तो हो गए, ये मत बताइए, ये बताइए कि हिंदुओं के अंदर डर क्यों पैदा हो गया। खैर प्रदीप भंडारी जी, बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की और आप मान रहे हैं ममता बनर्जी फेल हो गई है, तो क्या केंद्र की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नेता बयानबाजी करके चले जाते हैं, भुगतना उन हिंदुओं को पड़ रहा है जो वहां डर के साए में रह रहे हैं, जिनके घरों को जला दिया जा रहा है। प्राची जी, हमारा जो दायित्व है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तुरंत केंद्र सरकार को निर्देश दिया था और बीएसएफ डिप्लॉय कर दी गई है। बीएसएफ की इंटेलिजेंस के हिसाब से वहां पे ममता बनर्जी बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रही है साउथ 24 परगना के अंदर। तो जहां जहां हमारा जुरिस्डिक्शन है वहां हम एक्शन कर रहे हैं और क्योंकि अब कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एंटी हिंदू पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, केंद्र की सीबीआई की जांच एजेंसी नेता है ना, बार बार कहते हैं ना प्रदीप भंडारी जी कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आप किस बात का इंतजार करते हैं ये बताइए ना। सिर्फ बयानों से ही इस आग को जिंदा रखना चाहते हैं या वाकई में फिक्र है आपको बंगाल के हिंदुओं की? प्राची जी, हमें फिक्र है, परंतु हम शरीयत में नहीं संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान के अंदर ये जो बातचीत कर रही है इसका निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेगा। अरे हिंदू ही मरे भैया, अंसारी जी हिंदू ही, अरे हिंदू को आपने चुन के मारा है, हिंदू हरगोविंद दास है, हिंदू जगन दास है, हिंदू की हत्या हुई है। और बोलिए उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपने दिया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज इलाज बताया कि बंगाल को कैसे ठीक किया जाएगा। उनका बयान सुनवाती हूँ, उसके बाद नाहिद जी फौरन आपके पास आऊंगी। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। नाहिद जी, योगी जी इलाज बता रहे हैं, जो दंगा करे उसे डंडा दिखाओ, ना कि शांति दूत बताओ। ये बंगाल में हो गया होता तो क्या बंगाल की स्थिति सुधर गई होती? नाहिद जी। प्राची जी, मैं सुन रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, वो दरअसल ममता जी के बहाने प्राची जी बड़े फख्र से आप आसिफ जी रुक जाइए, नाहिद जी बोल रही हैं, आप ही के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। बोलने दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, बोले नाहिद जी। दरअसल योगी जी जो है ममता जी के बहाने बंगाल की सारी महिलाओं को लातों से मारने की बात कर रहे हैं और डंडों से मारने की बात कर रहे हैं। वो सारी महिलाओं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं से
नफरत करती है, कहाँ बोला है इसलिए वो प्राची ऐसी जी? बातें कर रहे हैं। प्राची जी, मैं देखिए, ऑफेंस अब लेता हूँ, मैं ये नहीं है बीच में बयान। इंटरप्ट कहाँ की थी। बोला? नहीं, ये बयान नहीं है, ये बयान नहीं है। नहीं, कहाँ बोला? नहीं, आप फेक न्यूज नहीं फैला सकती। कहाँ बोला? आप कहाँ फेक बोला? न्यूज नहीं फैला एक सकती सेकंड, हैं। प्रदीप भंडारी जी, कहाँ रुक बोला है? फेक न्यूज नहीं फैला सकती हैं आप। अच्छा, कहाँ रुक बोला है? जाइए, मैडम प्रदीप भंडारी बताइए। जी, प्रदीप भंडारी जी, मैं यहाँ बैठी हूँ ना ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई फेक न्यूज ना फैलाए। नाहिद जी कुछ कह रही है तो बता दीजिए नाहिद जी। मुझे महिला शब्द नहीं सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया हो तो प्लीज बताइए। और किसको वो लातों से और डंडों से और जूतों से मारने की बात, दंगाइयों की बात कर रहे हैं। वहाँ कौन शांति फैला रहा है? महिलाएं फैला रही हैं क्या? ममता जी को पहले भी दीदी करके अपमानित करते रहे, इसीलिए तो वहाँ महिलाएं, बंगाल की सारी महिलाएं आक्रोशित हो गई थी, इसीलिए तो ममता जी का और वोट बढ़ गया। इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं हुआ था, इधर उधर की बात नहीं। दंगाइयों पर अगर डंडा बरसाने की बात कर रहे हैं, दंगाइयों की अगर लगाम कसने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत है नाहिद जी? दंगा फैलाने को छोड़ दिया जाए कि फैलाइए दंगा, जलाइए जाइए हिंदुओं के घर। अरे ठीक, अब मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, दीजिए ना। मैं आपको देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो है बात कर रहे थे कि 500 लोग पलायन कर गए। ये आंकड़ा कहाँ से मिला? ये सरकार का तो आंकड़ा है नहीं, इनको वहां का आंकड़ा मिल जाता बंगाल का, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ हिंदू भाई बहन महाकुंभ में इतनी भारी संख्या में मृत्यु हो गई, लेकिन ये आंकड़ा 30 से ज्यादा नहीं बढ़ा बीजेपी सरकार का। हजारों लोग लापता है, परिवार दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। सब हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन वो आंकड़ा फोटो लगाए, पोस्टर लगाए, लेकिन ये ना आप लोगों की बड़ी बुरी आदत है ना, पूरे डिबेट को गोलमोल घुमा देते हैं, टॉपिक पर नहीं आते हैं। पहले आपने कहा मुख्यमंत्री महिला को कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछ दिया कि कहाँ महिला का नाम लिया, नहीं जवाब दिया आपने। आप शिफ्ट हो गई कुंभ पर। अब मैंने आपसे पूछा कि हिंदुओं को जलाया जाएगा तो क्या ठीक है? आप शिफ्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी पर। अपनी पार्टी का भी कोई स्टैंड होगा ना। प्राची जी देखिए, मैं आपकी डिबेट पर जब मैं आती हूँ, चूंकि आप बहुत अच्छी और निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो मैं इस उम्मीद से आती हूँ कि जब मैं बोलूं तो कोई टोके टाके नहीं, ताकि आवाज ना कटे। आप मेरी बात, अगर नहीं आप मेरी बात से सहमत हो तो थोड़ी देर के बाद आप मुझसे बात कर लीजिएगा, आप उसका सवाल मुझसे करिएगा। आपका तो काम ही है सवाल करना, आपका तो ये काम ही है, बिल्कुल आपको सवाल करना। लेकिन जी, मेरा काम तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप लोग समय पीते हैं ताकि टॉपिक पर ना आ पाए, ताकि मुद्दे पर ना आ पाए। आपने महिला कहा, लेकिन आप प्रूव कर दीजिए ना, मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को मारेंगे डंडों से, प्रूफ करिए मेरे सामने। अरे उनके बहाने वो कह रहे हैं, बहाने से वो कह रहे हैं, निशाना जो बंगाल की महिलाएं हैं। दूसरी बात, अभी जो मैं बात बता रही हूँ कि बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है हिंसा, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, ये बीजेपी द्वारा फेक न्यूज फैलाई जा रही है, बाकायदा फेक वीडियोस और फेक फोटोस लगा रहे हैं ट्विटर पे। कहाँ की वीडियोस लगाई? सीएनआरसी के दंगों के, सीएनआरसी के टाइम जो विरोध हो रहा था उसकी फोटोस लगाई, लखनऊ की लगाई, नहीं, फेक न्यूज। इसे आप फेक नहीं कह सकती हैं, इसे आप फेक नहीं कह सकते नाहिद जी, नहीं, भागिए मत, बिल्कुल मत भागिए। अभी मैंने लोगों के बयान सुनवाए हैं, लोगों के बयान सुनवाए हैं, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए और डिबेट को घुमाइए मत। नहीं, डिबेट को नहीं घुमाएंगे आप, नहीं घुमाएंगे आप, डिबेट को नहीं घुमाएंगे। असीम वकार साहब, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपसे भी मैं सवाल करूंगी। आप तो उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देख रहे, लेकिन आप ही के नेता का एक बयान सुनवा देते हो, फिर उस पर अपना पक्ष रखिएगा। सुनाइए अख्तरुल इमाम साहब ने क्या कहा है। रुक जाइए अब नाहिद जी। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया, बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई, दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जो हुआ नहीं वो तो आपके नेता को असीम वकार साहब नजर आ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता। आप कहते हैं इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। जलाने वाले कौन है वो भी वहां के हिंदू बता रहे हैं, और जलने वाले कौन है वो भी वहां के लोग बता रहे हैं। असीम जी, नहीं, मैं बताऊं आपसे, बताइए। गुजरात में जो नरसंहार हुआ था मुसलमानों का, जो गुजरात के कई शहरों में सड़कों पर जो खून रेजी की गई थी मुसलमानों की, अगर उस वक्त जब गुजरात का दंगा हुआ था और गुजरात में मुसलमानों नरसंहार हुआ था, उस वक्त अगर कांग्रेस के कुछ गद्दार नेताओं ने
जो बीजेपी से मिले हुए थे, अगर उस वक्त उन्होंने गद्दारी ना की होती और सदा दी होती दंगाइयों को, नरसंहार का प्लान रचने वाले लोगों को, तो आज ये हालात जो हैं ये ना हुए होते। ये वो नेता जिम्मेदार हैं जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के दुश्मन थे और बीजेपी से मिले हुए थे और नहीं साजिशकर्ताओं के साथ नरसंहार के और दंगाओं की साजिशकर्ताओं के साथ। देखिए, आपके साथ दिक्कत ये है ना, जिस टॉपिक पर बात करती हूँ ना, आप उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। मुझे इन तस्वीरों पर जवाब दीजिए, अपने नेता के बयान पर जवाब दीजिए, उसके बाद इधर उधर पूरे देश की बात कर लीजिएगा, मैं मौका दे दूंगी आपको। नहीं, मेरे सुनिए मैडम, बोलिए। मैंने शुरू में एक लाइन में कहा था, आपने कहा था कि 30 सेकंड में बात खत्म कर दी। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना चाहती है और खुद काबिज होना चाहती है, और ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना आने पाए इसलिए रोक रही है। आपने कहा कि दंगा, अगर अक्लमंदों वाली बात की जाए तो मैंने बिल्कुल खुले लफ्जों में बोल दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से संगठन हैं, पैरेलल संगठन, जैसे बजरंग दल है, श्री राम सेना है, दुर्गा वाहिनी है। इसी तरह बीजेपी के पास एक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। सब बोलेंगे, लेकिन वहां हिंदुओं को नहीं सुना आपने? नहीं सुना क्या? मैं फिर सुनाऊं? नहीं सुना आपने? उन्होंने क्या कहा? उनके घर की हालत नहीं देखी, उनके पैसे लूट लिए गए, वो नहीं सुना आपने? बात कर रही है ना, क्या उन हिंदुओं का दर्द असीम वकार साहब को नजर नहीं आता? तरीके से चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस को बोलिए क्लब करने की असीम कोशिश वकार की जी, है। बोलिए। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अरे बोलिए ना, नहीं, क्या आप इस बात से तक का लिंक बनाना शुरू कर दे, क्या इस बात से इनकार कीजिएगा मेरी कि क्या इस बात से बिल्कुल इनकार कर दीजिएगा कि बंगाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग नहीं है? क्या आप इनकार कीजिएगा? इस बात की जांच होना चाहिए और ममता बनर्जी को चाहिए कि जांच करें और खोजें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजरंग दल की तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी सक्रिय हो गया हो। चलिए ठीक, यानी असीम वकार साहब आज इन तस्वीरों पर नहीं बोलेंगे। नहीं, क्योंकि हिंदुओं पर हमला हुआ है और हमला करने का आरोप वहां मौजूद मुसलमानों पर लगा है, तो असीम वकार साहब को आज वो नहीं दिखेगा। आज वो पूरे देश की चर्चा करेंगे मुझसे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे असीम वकार जी। समझ में आ गया मुझे। तहसीन जी, आपके पास आ रही हूँ, फौरन आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। तहसीन पूनावाला जी, आपके पास आऊं, उससे पहले एक बड़ी खबर बता देती हूं। पश्चिम बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। बंगाल में बीजेपी हिंसा करवा रही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हैं। बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार अखिलेश यादव की तरफ से ठहराया गया। अब छोटा सा सवाल नाहिद जी आपसे ले रही हूं, उसके बाद फौरन तहसीन जी आपके पास आऊंगी। अब आप बताइए ना, आपके पास कौन सा चश्मा है? बिना किसी जांच के, बिना किसी भी सबूत के आपने भी कह दिया बीजेपी दंगा करा रही है, यानी ममता सरकार बहुत कमजोर है बंगाल में, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मनमानी कर सकती है? नहीं, बीजेपी दरअसल कोई पार्टी थोड़ी है, तो जनमानस को सबको मालूम है बीजेपी गिरोह है ये दंगाइयों का, महाभ्रष्टाचारियों का, डकैतों का, लुटेरों का, रेपिस्टों का, ये तो गिरोह है। भारत में वहां बंगाल में दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है, यही बीजेपी के गुंडे जो तथाकथित रुके नाहिद जी, किसी की पार्टी को यहाँ बैठकर आप सर्टिफिकेट ना दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। उस पार्टी के बारे में कह रही हैं जिस पार्टी को देश की जनता चुनती है, आपको भी चुनती है, उनको भी चुनती है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था, क्या ममता बनर्जी इतनी कमजोर है? अरे सुनिए ना, सुनिए, क्या ममता बनर्जी इतनी कमजोर है कि प्रदीप भंडारी जी की पार्टी वहां दंगा करा रही है? कमजोर है क्या ममता बनर्जी? भाई भाजपा तो दंगाइयों के गिरोह है। ममता बनर्जी कमजोर है? उत्तर प्रदेश ममता बनर्जी कमजोर है? ममता जी कहाँ कमजोर हो जाएंगे? ममता जी से तो थर्राई हुई है बीजेपी। अरे बीजेपी दंगा करा रही है ना, बीजेपी दंगा कराएगी तो कमजोर सरकार हुई ना, करा रही है ना। लेकिन अपनी ही पार्टनर्स पर सवाल खड़े कर रही है। मैं आ रही हूँ सुभाष जी, सबके पास आ रही हूँ। राशिद अलवी जी का एक बयान सुनवाती हूँ, तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही। गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है, और इसके लिए
भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। तहसीन जी, समझाइए इस बयान को। एक्शन का रिएक्शन, ये चलेगा अब इस देश में? थैंक यू प्राची जी, फाइनली आप मेरे पास आए। मैं कुछ एक दो छोटी चीजें नहीं तहसीन जी से बोले। ये बिल्कुल हिंदू भाई बहनों को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है। हालांकि मैं खुद एक मुसलमान हूं, मैं खुद बीजेपी के खिलाफ हूं, बट ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये छोड़ दीजिए बीजेपी का आईटी सेल क्या कर रही है, कौन क्या कर रही है, आपके रिपोर्टर्स जमीन पर है। ये रिपोर्ट आपने लाए, आपने शो उनसे शुरू किया। ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई हिंदू भाई बहन, कोई भी भारतीय, हिंदू क्यों, किसी भी तरह का, उनको अपना घर छोड़ना पड़े, ये एक स्टेट के लिए शर्मनाक बात है। अगर मणिपुर के लिए दलितों का घर ढहाने के लिए बुलडोजर लेकर चल रही है। दूसरी चीज प्लीज, मैं बहुत समय के बाद बोला, प्लीज अगर आप उनका फेवरेट रुके। नाहिद जी, आज ये भूल गई है तहसीन पूनावाला जी कि आप इन्हीं के साथ हैं। बीजेपी आरएसएस आज ये भूल गई है। सच शायद इतना कड़वा होता है कि नाहिद जी आज तहसीन पूनावाला जी से उलझ गई। तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस की बात ही रखते हैं। नाहिद लारी खान जी, प्रदीप भंडारी जी नहीं बोल रहे, तहसीन जी बोल रहे हैं। आवाज डाउन करिए, बोलिए तहसीन जी। दूसरी बात, टीएमसी ने दो चीज कहा है। टीएमसी ने एक कहा है कि बांग्लादेश से लोग आ रहे। अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हो, मान लो बीएसएफ इसमें इन्वॉल्व है, जो टीएमसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, तो वेस्ट बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी, उन दंगाइयों को क्यों नहीं पकड़ा? दूसरी चीज, मान लो भाजपा ये दंगे करा रहे, तो उनको क्यों नहीं पकड़ते स्टेट गवर्नमेंट, उनको मीडिया के सामने और कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे? सवाल ये है कि इस राइट के अंदर, इस दंगों के अंदर टीएमसी का भी फायदा और दूसरी ओर भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है। क्योंकि अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक्चुअल में सीरियस होते इन दंगों को रोकने के लिए, दो चीज कर सकते थे। आर्टिकल 356 आएगा, क्या कोर्ट चलेगा हमारा देश? क्या कोर्ट तय करेगा सेंट्रल फोर्सेज जाएगी? मैं जेन्युइनली एक सवाल पूछता हूं, अगर कोर्ट को ही देश चलाना है तो हम कोर्ट को इलेक्ट करेंगे। हम माननीय भाजपा को, माननीय प्रधानमंत्री को क्यों इलेक्ट करते? मेरी एक बात समाप्त होते, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। दो चीज कर सकते थे, माननीय गवर्नर वहां जाकर कैंप कर सकते थे, माननीय गृह मंत्री अपने सारी चीजें छोड़कर वहां जाकर कैंप कर सकते थे, पर इनको करना नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस वहां डालनी नहीं है। कोर्ट के आदेश से सेंट्रल राशिद अल्वी साहब जो कह रहे हैं, राशिद अल्वी, मैं राशिद अल्वी का जबान पर लगाम नहीं लगाना चाहिए। 100% राशिद अल्वी का कांग्रेस से कोई, वो एक जमाने कांग्रेस का कोई नेता हुआ करता था, वो लगा था या तो कैमरा को, वो बिल्कुल कांग्रेस का संजय राउत जैसे है, मुझे शिवसेना के संजय राउत है, राशिद अल्वी, वो कैमरा देते या तो पर्पसफुली स्टेटमेंट देते या उनको कोई और टेंजेंट पे। राशिद अल्वी का स्टेट तहसीन पूनावाला जी, वरना हमें बिल्कुल क्या है, आप अधीर के नेता बोल रहे हैं। 100% आप अधीर रंजन चौधरी जी का स्टेटमेंट देखिए और उनका स्टेटमेंट चलाइए। सुब्राष्टा जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, बीजेपी पर आरोप, टीएमसी पर आरोप, समाजवादी पार्टी पर आरोप, नेताओं की बयानबाजी, लेकिन उन हिंदुओं की कौन सुनेगा जिनके घर उजड़ गए, जिनके बच्चे छूट गए, जिन्हें अपने घरों से दूर जाकर कहीं पर शरण लेनी पड़ रही है? प्राची जी, देखिए, टेक्निकली सुनना तो ममता बनर्जी को चाहिए था, लेकिन मैं एक और गंभीर विषय, इसी से रिलेटेड एक गंभीर विषय उठाना चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर बंगाल में वक्फ कानून लागू होने नहीं देंगे। उसके बाद बंगाल की धरती पर मुसलमान क्यों आंदोलन करने निकले? क्या उनको अपनी ममता बनर्जी दीदी पे विश्वास नहीं था? और जब वो निकले भी तो इस मूड से निकले कि हम पूरा स्टेट फूंक डालेंगे। इसका मतलब कि ममता बनर्जी अपने ही देश के चरमपंथी मुसलमानों से डरी हुई हैं। इसका और क्या मतलब निकलता है? तो आप जो मुझसे पूछ रही है कि हिंदू किस पे उम्मीद करे, हिंदू किसी पे उम्मीद ना करे। वेस्ट बंगाल में हिंदू आज वेस्ट बंगाल में बिल्कुल अकेला है, क्योंकि ये बात सच है जो प्रदीप जी ने कही, वो बात बिल्कुल सच है कि ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान से चलने की और लोकतंत्र से चलने की पहली कीमत ये होती है कि आपको समय देना पड़ता है, और जितना समय दिया जाएगा उतने समय में लगेगा इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन होने में और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने में। न जाने कितने हिंदू परिवार बलि चढ़ेंगे। इनकी चिंता मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र करेगा, क्योंकि लोकतंत्र के कुछ कोलैटरल डैमेज होते हैं और हम हिंदू परिवार उस कोलैटरल डैमेज का हिस्सा होंगे। खरी बात यही है। इसके आगे पीछे जिसको सियासत करनी हो वो कर सकता है। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, क्या इस मुद्दे को सिर्फ सियासत के लिए जिंदा रखना सही है? आपके जितने विरोधी हैं सब कह रहे हैं ये आपका प्रायोजित किया हुआ दंगा है, आप ही जान के दुश्मन बने हुए हैं बंगाल में हिंदुओं के। प्राची जी,
विडंबना और दुख की बात यह है कि आपकी पूरी डिबेट अब खत्म होने वाली है। आपके किसी भी विरोधी ने एक बार नहीं बोला कि हाँ ये दंगा हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड रूप से हो रहा है। क्या ये इनका सेक्युलरिज्म है कि जब पीड़ित हिंदू होता है तो हर दुनिया की हर बात करेंगे, परंतु सिर्फ और सिर्फ तहसीन जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल राजनीतिक वर्ग की बात कर, आप एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है जी। अरे क्या बात, प्राची जी आप इन्हीं से बुलवा लीजिए ये सब करके। क्या टीएमसी ने एक बार बोला, क्या टीएमसी ने एक बार बोला, क्या टीएमसी के प्रवक्ता ने एक बार बोला कि हर टारगेट हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है? हरगोबिंद दास और चंदन दास कौन है? हरगोबिंद दास और चंदन दास की बात करते हैं, आप बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी का स्टेटमेंट है। ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी कह रहा है, ये ममता बनर्जी का मिनिस्टर है, कि ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया और कहा कि जो हो रहा है बंगाल में अच्छा हो रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, सिद्दीकुल्लाह चौधरी का है। बप्पी हलदार किसके एमएलए है? ममता बनर्जी के एमएलए। क्या बोला कि जो वक्त को बैक करेगा उसकी मैं आंखें नोच लूंगा। क्या इनको ममता बनर्जी ने हटाया? बॉबी हकीम किसके राइट हैंड है? ममता बनर्जी के राइट हैंड है। क्या कह रहे? अरे नॉर्मल पलायन है, मुर्शिदाबाद से तो दूसरी जगह गए। ये इनकी सोच है, क्योंकि ये हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट करते हैं प्राची जी। और सिर्फ उन्हीं इलाकों में क्यों हो रहा है जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में मुसलमान 35% है, क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी की पुलिस को भी पीटा जा रहा है और ममता बनर्जी बिल्कुल असहाय दिख रही है। और दूसरी बात, डिसाइडेड था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ पे कहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में कहा था कि बलिदान देना होगा। तो तुष्टिकरण की प्रयोगशाला तो सिर्फ ममता बनर्जी की है। यूपी में हिम्मत नहीं हो सकती, असम में हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे, पर बंगाल में करेंगे क्योंकि ममता बनर्जी को अपना तुष्टिकरण का वोट चाहिए, इसीलिए। और ये नाइक जी मेरी पार्टी में बोल रही थी, रेपिस्टों की पार्टी समाजवादी पार्टी को बैक करती है, पक्ष के अंदर बैठी है के बराबर। हमें एक मिनट इन तस्वीरों पर बोलिए ना, एक सेकेंड रुकिए नाहिद जी और आसिफ जी दोनों के पास आ रही, रुकिए, अपना गुस्सा बचाकर रखिए। प्रदीप भंडारी जी ये तस्वीर देखिए ना, प्रदीप भंडारी जी ये तस्वीर देखिए ना, इस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूं कि ये हिंदू केंद्र सरकार की तरफ अगर टकटकी लगाए बैठे हैं तो केंद्र सरकार क्या करेगी इनके लिए? आपके अपने नेता मांग कर रहे हैं आप लोगों से कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्यों खामोश बैठे हैं आप लोग? नहीं, हम खामोश नहीं बैठे हैं प्राची जी। 17 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई है और आपकी अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बता रही कि जहां पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय है उन सेंट्रल फोर्सेस की एरियाज के अंदर सिचुएशन नॉर्मल बेटर हो रही है। तो ये हमारा दायित्व, ये हम कर रहे हैं। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी का स्टेट सब्जेक्ट है और ममता बनर्जी का स्टेट सब्जेक्ट जहां होगा, कैलकाटा हाईकोर्ट गए हैं, कैलकाटा हाईकोर्ट ने 2021 में भी संज्ञान लिया था और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया था। जितनी ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होगी उतनी सारे वो इंश्योर होंगे कि वहां पे कुछ भी ना हो। आसिफ जी सीधा बताइएगा, क्या मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ गलत हुआ या नहीं? ये मुर्शिदाबाद के लोगों के साथ गलत हुआ, ये अल्फाज आप इस्तेमाल कीजिए। हिंदुओं के साथ गलत हुआ, ये आप अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। नहीं, मैं प्रदीप भंडारी जी को भी बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड आप हिंदुओं का नाम मत लीजिए। क्यों ना करूं? एक सेकंड आसिफ जी, नहीं क्यों चिढ़ है आपको? एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, नहीं क्यों चिढ़ है आपको? मैंने जो सुनाया, मैंने जो दिखाया वो ग्राउंड पर कैप्चर किया गया मेरे सहयोगियों द्वारा और उसमें पीड़ित, अरे रुके, उसमें पीड़ित हिंदू जो कहानी बयां कर रहे हैं आसिफ जी, आंख बंद कर लूं मैं उस पर, जैसे आप आंख बंद कर लेते हैं। नहीं, आप नहीं कह सकते एक बार भी कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ गलत हुआ। क्या दिक्कत है कहने में? क्योंकि दिक्कत है कि क्योंकि हिंदू के नाम पे नहीं हुआ है। हिंदू के वो वक्फ बिल का वो आप रिपरकशन है जिसको हम लोग खुद खंडन करते हैं। एक मिनट, और आप नहीं एक मिनट, वक्फ बिल का विरोध करेंगे तो देश में आग लगाइएगा क्या? देश में संविधान नहीं है, बिल्कुल नहीं, देश में कानून नहीं है, आपकी सरकार क्या इतनी मजबूत नहीं है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करवा सके? ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जो लोग वक्फ के नाम पे दंगा अगर करेंगे तो उसके खिलाफ में कानून के सामने उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कितनी सजा दिलाई? स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चलिए थोड़ा सा बताइए, कितनी सजा दिलाई? बीएसएफ की तैनाती, सीआईएसएफ की तैनाती के बाद तो वहां लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या किया आपने? बताइए, चलिए नोट कर रही हूं आपकी सरकार के कदम। क्यों नहीं सरकार के कदम है। वहां पे उन्होंने पुलिस जो है उनके साथ ही साथ चल रहे हैं। और जिन लोगों को वहां पे मिनिस्टर्स गए उन लोगों को आश्वासन दिया कि आप फिर से आश्वासन से सुरक्षित कीजिएगा लोगों को।
आश्वासन ये से सुरक्षित कीजिएगा। ये प्राची जी, नहीं, आश्वासन तो मुख्यमंत्री ने भी दिया। आप सुनिए आसिफ जी, यूपी में कैसे नहीं आपसे मैंने कहा कि आप मुझे सरकार के कदम बताइए, कार्रवाई बताइए, कितने दंगाइयों को आपने पहचाना, तो आप कह रहे हैं हमने आश्वासन दिया। आश्वासन से चलाइएगा बंगाल को, आश्वासन से चलाइएगा बंगाल को। सुने पहले, सुने एक सेकेंड आ रही हूँ नाहिद जी। आसिफ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी पर चर्चा नहीं कर रही, बंगाल पर कर रही हूँ। लौटकर बंगाल पर आइए, फिर बाकी मेहमान भी है, मुझे उनसे रिएक्शन लेना फटाफट से। आसिफ जी सुनिए, पहले सवाल सुनिए सर। बताइए कितने दंगाइयों पर कार्रवाई की ममता सरकार ने? जो दो लोग बाप बेटे थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सिर्फ 2 लोग थे, 2 लोगों ने दंगा फैलाया है। ये किया आपकी सरकार ने, ये आश्वासन था आपका। नहीं, कितने दिन हो गए दंगा हुए? नहीं, कितने दिन हो गए दंगा हुए? अपने हाथ में जवाब प्रदीप भंडारी जो है दंगाइयों को गोली मार देगी। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। यूपी की सरकार, ये है बंगाल की सरकार, जहां कानून के हिसाब से जो है, इसीलिए 2 लोगों को पकड़ेंगे। उनके ऊपर केस। अरे पहली बार कब हुआ था दंगा? कितने दिन बीत गए? रुक जाइए अब एक सेकंड प्लीज, उन सबको पकड़ा जाएगा। रुक जाइए। हाँ बोले प्रदीप जी। प्राची जी आपके शो पे ये क्लियर हो गया है कि जिन्होंने आग लगाई, आग लगाने के बाद मजा देखा, उसके बाद जाकर ये अभी तक ये नहीं कह पा रहे 2 लोग। अरे वो 2 परिवारों के साथ 400 परिवारों ने पलायन किया है, उनकी बॉडीज देखी है आपने? क्या बात कर रहे हैं? और मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं प्राची जी, इनकी 2021 के बाद से लेकर अभी तक आप एक केस बताइए जिसमें कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ बंगाल के अंदर मेंटेन्ड है। 2021 के पश्चिम बंगाल में एंटी हिंदू वायलेंस के अंदर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होती है। वो शेख शाहजहां को पकड़ने जब सेंट्रल फोर्सेस गई थी, उसके ऊपर हमला बंगाल के लोग करते हैं। प्रदीप भंडारी क्या बात कर रही है? ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। आसिम वकार जी, 2 पक्ष हैं। आरिफ तहसीन जी, 2 पक्ष हैं। एक वो परिवार हैं जिनके घर जलाए गए, वो हिंदू परिवार हैं दुर्भाग्यवश, और एक वो लोग हैं जिनकी वहां संख्या ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जो खुलेआम पत्थर बरसा रहे थे। वो तस्वीर हमने सबने देखी, आगजनी की तस्वीर अभी भी चला रहे हैं। इसे क्या कहिएगा इस सिचुएशन को? बोलिएगा ना कि हिंदू परिवारों पर अत्याचार हुआ कि नहीं बोलिएगा? देखिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा, जो आप कहिएगा वो सब बोल दूंगा। थोड़ा सा विषयांतर एक 30 सेकंड के लिए करना चाह रहा हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी कहने लगे यूपी होता तो ये कर देते। उत्तर प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव के बारे में उत्तर प्रदेश आगरा में एक वीडियो कई सांसदों ने डाली है। वो कह रहा है एक व्यक्ति की गोली मार देंगे, पूर्व मुख्यमंत्री को, और एक सांसद के घर पर 3 लाख लोग बुलडोजर लेके चढ़े जा रहे हैं। आपके लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते बोटी कर देंगे। आज सांसद जो है ना कांग्रेस पार्टी का, बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी कर देंगे। अखिलेश यादव जी की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्या? वहां पे कोई पलायन हिंदू करा है? बात करिए उस पे। नहीं बोल पा रहे कि हिंदुओं पे पलायन हुआ है। जब देखो अखिलेश यादव पे डिबेट, मैं जो कहूंगी वो नहीं कहना आपको। क्या सच्चाई पर बोल पाएंगे असीम वकार साहब? क्या टूटे हुए घरों पर, अब ये बोलते जा रहे हैं, क्या टूटे हुए घरों पर, जले हुए घरों पर बोल पाएंगे असीम वकार साहब? देखिए बोलिए, सुनिए। बोलिए। अरे बात सुनिए मैडम, बोलिए तो। ये नए प्रवक्ता हैं, बोलते ज्यादा हैं और ये समझते हैं बोल कर लोगों को दबा लेंगे। बोले ना। एक लाइन में एक बात पूछूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के बारे में ये कह दे, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में गोली मार देंगे और उसको अरेस्ट ना किया जाए? अरेस्ट क्यों नहीं किया उसको? असीम वकार जी कब अरेस्ट करेंगे? उत्तर प्रदेश का सवाल पूछिए आप प्रदीप भंडारी जी से, बिल्कुल पूछिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने से क्यों बच रहे हैं असीम वकार जी? अरे असीम वकार जी, इसका मतलब आम लोगों की ये मत करिएगा यहाँ पर, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा यहाँ पर, और ये जाति का कार्ड मत खेलिएगा यहाँ पर। ये जो मैं दिखा रही हूँ तस्वीर, इस पर बोलने की हिम्मत है तो बोलिए असीम वकार साहब, बोलिए ना। इन तस्वीरों पर बोलने का अगर आपको अधिकार है, अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए ना इन तस्वीरों पर। आम लोगों की कोई इज्जत नहीं आपके दिमाग में, जातियां गिनेंगे, नहीं जातियां गिनेंगे आप नहीं, एक मुख्यमंत्री को गोली मारने के बयान पर आप समर्थन। ठीक है, असीम वकार साहब को आम लोगों की चिंता नहीं है, असीम वकार साहब को आम लोगों की चिंता नहीं बोलेंगे एक भी शब्द आज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने की।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई लगातार जारी है, लगातार इसमें छानबीन जारी है। ईडी की तरफ से पूछताछ भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हो चुकी है, लेकिन अब चार्जशीट में नाम दाखिल कर दिए गए हैं। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए। अतुल, डिटेल के साथ बताइए क्या चार्जशीट में लिखा गया है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले ये चार्जशीट जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दाखिल की है। ये जो चार्जशीट है ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इसके अलावा जो कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख है सैम पित्रोदा, इनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है। और जो पूरा ये जो घोटाला जिसके अंदर अभी 2 दिन पहले ही ईडी ने कई प्रॉपर्टीज जो है वो सीज की थी, कंपाउंड जो है वो कोर्ट ने की थी, और उसके बाद ईडी ने बाकायदा उन जो भी लोग वहां पर मालिक थे उनको संबंध देके ये बोला गया कि अब जो भी रेंट होगा वो ईडी को देना होगा। तो अब ईडी जो है इन सबकी पोजीशन जो है वो अपने पास ले रही थी। और अभी जो चार्जशीट है, अब से कुछ देर पहले ईडी ने पूरे मामले के अंदर चार्जशीट फाइल की है। कांग्रेस कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, उनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है और इसके अलावा सैम पित्रोदा के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से जो रॉबर्ट वाड्रा है वो खुद अभी तक ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है, उनसे जो गुड़गांव की लैंड डील है उसमें पूछताछ चल रही है। और अब से कुछ देर पहले राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर ईडी ने जो पूरा AJL जो पूरा घोटाला है उसके अंदर ये चार्जशीट फाइल की है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, पित्रोदा के खिलाफ ये जो चार्जशीट है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में फाइल की गई है। और इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा जो है उनसे गुरुग्राम लैंड डील के अंदर ईडी हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। लगभग 5 से 5.5 घंटे हो चुके हैं जब से जो है वो जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अभी भी ईडी दफ्तर के अंदर है। और वहीं अभी ये खबर आई है कि अब जो पूरा जो AJL यानी कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया कंपनी जिसके जरिए घोटाला करने का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर था, उसके अंदर लगातार ईडी एक्शन में थी। कई प्रॉपर्टीज जो है उसको कुर्क किया गया था और अब बकायदा ठीक है। नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप और इसमें धांधली करने के आरोप लगे कांग्रेस के नेताओं पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर। अब चार्जशीट में उनका नाम डाल दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल।